नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी सब्सटेंस का डेंसिटी से डिफरेंट होता है। वेपर डेंसिटी एक रिलेटिव डेंसिटी है। वेपर डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में किसी भी सब्सटेंस का जो डेंसिटी होता है उसको हम लोग उस सब्सटेंस का वेपर डेंसिटी बोलते हैं। मीन्स वी कैन सिंपली से दैट वेपर डेंसिटी इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। अब वेपर डेंसिटी के बारे में एक दो बातें और भी है, वो यह है कि वेपर डेंसिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर दोज सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म और वेपर फॉर्म्स। जो वेपर फॉर्म में रहते हैं उन्हीं का वेपर डेंसिटी का मीनिंग भी है। अब इस वेपर डेंसिटी और मोलिकुलर वेट में रिलेशन डिराइव करने के लिए मैं इस वेपर डेंसिटी का जो डेफिनेशन है उससे मैं आगे बढ़ रहा हूं। वेपर डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस is equal to what? Density of substance by density of hydrogen gas. Means vapor density is equal to डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी किसी सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम में जो मास रहता है उसको डेंसिटी बोलते हैं। या कोई यूनिट वॉल्यूम आप कुछ भी ले सकते हो, आप भी वॉल्यूम में जो मास होगा उसको डेंसिटी बोल सकते हो। जैसे डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। वी वॉल्यूम में जो मास है उसके रेशियो को डेंसिटी बोलते हैं। तो यहां मैं लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस जगह पे मास ऑफ ए सब्सटेंस, मास ऑफ ए सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू मास ऑफ ए सब्सटेंस इन वॉल्यूम भी बाय mass of hydrogen gas in volume भी रेशियो है। तो इस वॉल्यूम भी को मैं 22.4 लीटर ले रहा हूं एसटीपी पे। दोनों के लिए सेम कंडीशन ले सकता हूं। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ a substance in 22.4 liter at STP by mass of hydrogen gas in 22.4 लीटर एट एसटीपी। मैं आप सबको बताया हूं कि एसटीपी पे 22.4 लीटर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम रहता है उस गैस के 1 मोल का वॉल्यूम होता है। मींस वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.4 लीटर। इसका मीनिंग यह हुआ कि 22.4 लीटर वॉल्यूम में आपके सब्सटेंस का मास कितना होगा? 1 मोल होगा। मींस 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस किसका रिप्रेजेंटेशन है? कितना अमाउंट हाइड्रोजन गैस का रिप्रेजेंटेशन है? तो 1 मोल। मींस मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इन 22.4 लीटर एट एसटीपी। इसका मीनिंग यह हुआ कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मास, और 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मास होता है हाइड्रोजन गैस का मोलिकुलर वेट, और वो 2 ग्राम होता है। उसी तरह से मास ऑफ ए सब्सटेंस इन 22.4 लीटर एट एसटीपी का मीनिंग हुआ 1 मोल सब्सटेंस का मास, और किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास उसके मोलिकुलर मास के इक्वल होता है। इसका मीनिंग हुआ कि मैं लिख सकता हूं वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट बाय 2। हियर कैपिटल M रिप्रेजेंट्स मोलिकुलर वेट
राइट। तो ये हमें आ गया हमारे पास वेपर डेंसिटी को V डॉट डायरेक्टली हम VD लिखते हैं। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू m/2 वेयर m इज मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस का वेपर डेंसिटी अगर निकालना है तो आप उसके मोलिकुलर वेट में 2 से डिवाइड कर दो, जो आएगा उस सब्सटेंस का वेपर डेंसिटी होगा। फिर से एक बार मैं बोल दूं, वेपर डेंसिटी की रिलेटिव डेंसिटी है कि सब्सटेंस का, और वेपर डेंसिटी उसी सब्सटेंस का डिफाइंड होता है जो सब्सटेंस गैसीय और गैसियस फॉर्म और वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन, फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ CO2, SO3, NO2 और CH4 etc। तो आप इस तरह का ETC का मीनिंग हुआ, इस तरह के कंपाउंड्स का आप वेपर डेंसिटी आपको निकालना है। मीन्स फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ CO2, SO3, NO2 एंड CH4। तो वेपर डेंसिटी का ही फॉर्मूला बताएं, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट बाई 2। तो वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 इसके मोलिकुलर वेट बाई 2 होगा। तो CO2 का मोलिकुलर वेट कितना होगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, तो 44/2 22 हो गया। इस तरह से वेपर डेंसिटी ऑफ SO3 सबका एक ही जैसा निकलेगा। SO3 सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 3 48 हो जाएगा बाई 2। तो ऐड करो 32 + 48/2 फिर 80 हो गया, 80/2 40। इस तरह से आप सबका वेपर डेंसिटी निकाल सकते हो। तो किसी भी कंपाउंड का वेपर डेंसिटी अगर आपसे निकालने के लिए बोलता है तो आप मोलिकुलर वेट बाई 2 कर दो, उसका वेपर डेंसिटी हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर। 2 सब्सटेंस का मिक्सचर है, गैस 1 गैस 2। गैस 1 का मोलिकुलर वेट M1 है, गैस 2 का मोलिकुलर वेट M2 है, गैस 1 का मोल N1 है, गैस 2 का मोल N2 है। अब इस पूरे मिक्सचर का हमें मोलिकुलर वेट निकालना है। मिक्सचर के मोलिकुलर वेट को मैं M मिक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। यही फॉर्मूला है जो फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाई मोलिकुलर वेट। अब अगर आपको मास गिवन है, मोल मोलिकुलर वेट पता है तो नंबर ऑफ मोल निकाल लोगे। अगर नंबर ऑफ मोल और मोलिकुलर वेट पता है तो मास निकाल लोगे। लेकिन अगर आपको मोलिकुलर वेट निकालना है और नंबर ऑफ मोल ऑफ मास पता है तब ऐसे निकालोगे, मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू मास बाई नंबर ऑफ मोल्स। तो ये काम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम लोग मिक्सचर का मास निकालेंगे और उसमें मिक्सचर के मोल से डिवाइड कर देंगे। तो मिक्सचर का टोटल मोल्स कितना हुआ, टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर कितना होगा, टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर होगा N1 + N2। दोनों गैस का मोल का सम पूरे मिक्सचर का मोल हुआ। अब मिक्सचर का मास कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है किसी सब्सटेंस का मास निकालने का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलिकुलर वेट। तो गैस 1 का मास निकालेंगे M1 N1 करके, गैस 2 का मास निकालेंगे M2 N2 और टोटल को ऐड कर देंगे। तो मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर हो जाएगा M1 N1 हुआ मास ऑफ गैस 1 मोलिकुलर वेट इनटू नंबर ऑफ मोल्स, M2 N2 मास ऑफ गैस 2 N1 + N2 हुआ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एंड दिस इज फॉर्मूला ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर, राइट। तो इस तरह से आप किसी मिक्सचर का मोलिकुलर वेट आप कैलकुलेट कर सकते हो, जिसका कई सारे क्वेश्चंस में हम लोग यूज करेंगे। एक हम लोग मोल का सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक ब्लॉक है मेटल एलवाई का, मीन्स आयरन 54.6%, निकेल 45%, मैग्नीज 0.41%। इस ब्लॉक का डेंसिटी है 8.17 ग्राम पर cc, डायमेंशन है 10 cm, 20 cm, 15 cm। मीन्स 10 cm आप लेंथ ले सकते हो, 20 विड्थ एंड 15 हाइट। इस ब्लॉक में जो Mg मैग्नीज है, मैग्नीज एटम्स का नंबर बताना, मीन्स फाइंड नंबर ऑफ मैग्नीज एटम्स इन ब्लॉक। ब्लॉक में मैग्नीज एटम्स का नंबर बताने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इस ब्लॉक में मैग्नीज एटम का मोल क्या है। मैग्नीज एटम का मोल पता होने के लिए क्या पता होना चाहिए, उसका मास कितना है। उस ब्लॉक में मैग्नीज एटम का मास कितना है वो पता करने के लिए
आपको पहले यह पता होना चाहिए कि पूरे ब्लॉक का मास क्या है। अब ब्लॉक का मास निकालने के लिए डेंसिटी दिया हुआ है और ब्लॉक का वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वी नो दैट मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो मास ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू वॉल्यूम डेंसिटी हो गया। वॉल्यूम 3000 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी 8.17, मल्टीप्लाई किया, मास आ गया। तो ये जितना मास आपके ब्लॉक का है उसका 0.41% मास मैग्नीज एटम का होगा। तो मास ऑफ मैग्नीज एटम हो गया इतना इंटू इतना 100.49 ग्राम। अब मैग्नीज एटम का मास पता चल गया, मोल निकालना है। तो मोल निकालने के लिए उसके मास में एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, मोल आ गया। जब मोल आ गया तो उसका नंबर निकालने के लिए ऑर्डर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और इस तरह से आप मैग्नीज एटम का मोल निकाल सकते हो। तो इस तरह से मोल पे कई सारा क्वेश्चन हो सकता है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और बीच में जो क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो अगला टॉपिक होगा, मैं पढ़ाऊंगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन वह लॉज है जो हमें यह बताता है केमिस्ट्री में किस तरह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं और किस तरह से वन एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है। मीन्स पूरे कैलकुलेटिव केमिस्ट्री के बारे में आइडिया देता है यह लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एक्चुअल में तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में एक ही लॉ है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, बट वो बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए इस लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को हम लोग पार्ट पार्ट करके अलग अलग सेक्शन में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में यह बताया जाता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग नेट मास कांस्टेंट होता है। मींस वी नाइदर क्रिएट मास नॉर डिस्ट्रॉय मास। केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग ओनली मास का एक्सचेंज होता है, वन कंपाउंड दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मासेस में कोई नेट लॉस नहीं होता है। मींस टोटल मास कंजर्व रहता है। यह हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन और लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, इसमें टोटल मास ऑफ ए केमिकल रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल मास ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ये रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म है ReA/N। टोटल मास ऑफ ए केमिकल रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट that means mass of reactants plus mass of products is equal to constant। अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हो रहा है, यह R फॉर रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट। R रिएक्टेंट हुआ, P प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का मीनिंग यही है कि रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट का जो मास होगा वो पूरी केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग कांस्टेंट होगा। इस मास ऑफ रिएक्टेंट प्लस मास ऑफ प्रोडक्ट मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट R प्लस मास ऑफ प्रोडक्ट P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मीन्स ये चेंज नहीं होगा। मीन्स जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है उस समय रिएक्टेंट का मास मैक्सिमम होगा, प्रोडक्ट का मास 0 होगा। जैसे से रिएक्शन आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्सन होगा, मीन्स रिएक्टेंट का मास डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट का मास डिक्रीज होगा, बट दोनों का मास का सम कांस्टेंट रहेगा। इफ रिएक्शन इज 100% कंप्लीटेड, अगर रिएक्शन कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा उस केस में प्रोडक्ट का जो मास होगा वो रिएक्टेंट के मास के इक्वल हो जाएगा। लेकिन पूरे केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट का मास कांस्टेंट रहेगा, कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। दिस लॉ इज गिवन बाय लेवॉइजर। ये लेवॉइजर नाम के साइंटिस्ट ने इस लॉ को दिया था। लेवॉइजर का बहुत कंट्रीब्यूशन है फिजिकल केमिस्ट्री में।
कैलकुलेटिव केमिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लेवॉइजर का। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या होता है? तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बोलता यह है कि जब टू एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइंड एक कंपाउंड फॉर्म करता है तो उस एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो उनका मास फिक्स्ड रेशियो में एक दूसरे से कंबाइंड करता है। मीन्स फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड विथ ईच अदर टू फॉर्म ए कंपाउंड। मीन्स किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में एटम्स का जो मासेस और एक दूसरे से कंबाइंड करता है वो फिक्स्ड रेशियो में रहता है, वो उसके सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। मीन्स मास रेशियो ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कंपाउंड इज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स। किसी कंपाउंड के एलिमेंट्स का मास रेशियो कांस्टेंट होता है, उसके सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। एज फॉर एग्जांपल CO2 में कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, 1 कार्बन मीन्स 1 कार्बन का मास होगा आपका 12 ग्राम, एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 2 ऑक्सीजन तो 32 ग्राम। मीन्स मास रेशियो कार्बन टू ऑक्सीजन कितना होगा जी? 12/32। थ्री बाई एट। मीन्स CO2 में कार्बन ऑक्सीजन का मास रेशियो 3/8 होगा। यह CO2 किसी भी तरह से फॉर्म, मीन्स किसी भी सोर्स से फॉर्म हो, CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन का मास रेशियो रिमेंस कांस्टेंट रहेगा, डेफिनिट रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। यही बोलता है लॉ। मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन मास रेशियो ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कंपाउंड रिमेंस कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स। वो सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। मीन्स अगर आप CO2 को कार्बन ग्रेफाइट के कंबसन से अगर CO2 बनाते हो तब भी CO2 का में कार्बन ऑक्सीजन का मास रेशियो ही रहेगा। अगर आप CO2 को मीथेन से फॉर्म करते हो तब भी मास रेशियो यही रहेगा। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके CO2 फॉर्म कर रहे हो तब भी CO2 में कार्बन ऑक्सीजन का मास रेशियो सेम रहेगा। मीन्स मास रेशियो ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कंपाउंड रिमेन्स कांस्टेंट। इट डजंट डिपेंड अपॉन सोर्स ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड के सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। मीन्स किसी कंपाउंड में उसके एटम्स एक डेफिनेट अमाउंट में एक दूसरे से कंबाइंड करते हैं और वह उस कंपाउंड के सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज गिवन बाय प्रोस्ट, P-R-O-S-T, प्रोस्ट। नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज गिवन बाय डाल्टन्स। डाल्टन ने यह लॉ दिया था, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, सॉरी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता यह है, पहले इसको ध्यान से सुनो, इसका स्टेटमेंट यह है कि इफ टू एलिमेंट्स combined with each other to form more than one compounds, if two elements combine with each other to form more than one compounds, then masses of one element which combined with fixed mass of other element bear simple ratio. Means if two elements combine with each other to form more than one compounds, then masses of one element which combined with fixed mass of other elements bears simple ratio. इसका क्या मीनिंग हुआ, ये जब आप अभी प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देखो तो समझ में आएगा। यह लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और सेकंड के रिस्पेक्ट में इसका इंपॉर्टेंस वेरी वेरी हाई है। अब देखो मैं दो एलिमेंट्स ले रहा हूं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, एग्जाम्पल के लिए टू एलिमेंट्स ऑक्सीजन नाइट्रोजन ले रहा हूं जो मोर देन वन कंपाउंड्स फॉर्म कर रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल N2O, NO, N2O3,
NO2 N2O5। अब टू एलिमेंट्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइंड करके मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म किया हुआ है। मैं इस स्टेटमेंट को क्लियर कर रहा हूं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है गौर से सुनो। अब मैं दोनों के मास को अलग अलग लिख रहा हूं। मींस नाइट्रोजन का मास ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज मास ऑफ ऑक्सीजन। N2O2 नाइट्रोजन मीन्स नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, 2 नाइट्रोजन 28 ग्राम, यहाँ 1 नाइट्रोजन 14 ग्राम, 2 नाइट्रोजन 28 ग्राम, 1 नाइट्रोजन 14 ग्राम, 2 नाइट्रोजन 28 ग्राम। ऑक्सीजन का मास 1 ऑक्सीजन 16 ग्राम, 1 ऑक्सीजन 16 ग्राम, 3 ऑक्सीजन 48 ग्राम, 2 ऑक्सीजन 32 ग्राम, 5 ऑक्सीजन 80 ग्राम। अब मैं यहां पे एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दे रहा हूं। नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम फिक्स कर दे रहा हूं। यहां लिखने जा रहा हूं मासेस ऑफ ऑक्सीजन which combines with fixed mass of nitrogen, that means 14 gram nitrogen। combines 14 ग्राम नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का वह मास जो नाइट्रोजन के 14 ग्राम से कंबाइंड किया हुआ है उसको यहां मैं लिखने जा रहा हूं। मासेस ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइंड्स विद 14 ग्राम नाइट्रोजन। तो गौर से देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइंड किया हुआ है, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन कितना करेगा 8 ग्राम से। तो यहां 14 ग्राम नाइट्रोजन 16 ग्राम से कंबाइंड किया हुआ है। नेक्स्ट 28 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइंड्स विथ 48 ग्राम ऑक्सीजन, तो 14 ग्राम कितना से करेगा 24 ग्राम से। हियर 14 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइंड्स विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइंड विथ 80 ग्राम ऑक्सीजन, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन विल कंबाइंड विथ 40 ग्राम ऑक्सीजन। हो गया। तो देखो आप दीज आर द मासेस विच कंबाइंड्स विथ फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन। तो स्टेटमेंट बोल रहा है कि किसी एलिमेंट का वह मास जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइंड करता है वो बियर्स में रखता है, सिंपल रेशियो रखता है। तो ऑक्सीजन के मास का रेशियो देखो, यह ऑक्सीजन का मास का रेशियो क्या होगा, मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन 8:16:24:32:40। 8 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 1:2:3:4:5। दिस इज कॉल्ड मीन्स, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, ऑक्सीजन के मास रेशियो क्या हो गया 8:16:24:32:80। आप 8 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 1:2:3:4:5। दिस इज कॉल्ड सिंपल रेशियो। When ratio is in digits like 1, 2, 3, 4, 5 तो उसको सिंपल रेशियो बोलते हैं। तो ये हमारा सिंपल रेशियो हुआ। यही आपका लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोल रहा है। मीन्स मैं इस एग्जांपल से आपको ये प्रूफ किया और समझाया। आई मेक यू टू अंडरस्टैंड
व्हाट इज दिस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यह बता रहा है कि किसी एक एलिमेंट का मास जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइन करता है वह मास आपस में सिंपल रेशियो रखता है। तो आप देख रहे हो ऑक्सीजन का मास जो नाइट्रोजन के फिक्स्ड मास से कंबाइन करता है अलग अलग कंपाउंड्स में, उस मास का जो रेशियो है वो सिंपल है। और इस तरह से इस एग्जाम्पल से मैं इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया। ऐसे तो जितने भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है इसका अब बहुत इंपॉर्टेंस हम लोग को नहीं लगता है, बट जिस समय का लॉ है उसमें बहुत इंपॉर्टेंस था। उस समय हम लोग को कोई आइडिया नहीं था कि एलिमेंट्स किस तरह से आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और किस तरह से कंपाउंड फॉर्म करते हैं। वी हैव नो आइडिया अबाउट सच थिंग्स, सो these statements have very important role in that time, बट अभी बहुत इंपॉर्टेंस इसका नहीं है, फिर भी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये सब लॉज है तो समझना होगा। ये लॉ डाल्टन ने दिया था। इसके बाद जस्ट हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नाउ नेक्स्ट लॉज इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। यह लॉ ऐसे एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ, बट ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसका एप्लीकेशन हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। आप इस लॉ के स्टेटमेंट को सुनो और समझो, जब तक समझोगे नहीं इस लॉ के स्टेटमेंट को आप याद नहीं रख सकते हो। लॉ के स्टेटमेंट क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी, रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी which combined separately with a fixed mass of third element C is either the same or some simple multiple of the ratio of the masses in which A and B combine directly with each other. Means स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, इस एग्जांपल से मैं बता रहा हूं। टू एलिमेंट्स ए एंड बी, एक एलिमेंट में कार्बन लिया दूसरा ऑक्सीजन लिया। टू एलिमेंट्स ए एंड बी which the ratio of the masses of two elements A and B which directly combined with fixed mass of third element C, मीन्स ये फिक्स्ड मास है, मीन्स ये थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन है। मैं टू एलिमेंट्स कार्बन ऑक्सीजन लिया हूं जो थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन से सेपरेटली कंबाइंड कर रहा है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंबाइंड करके वाटर फॉर्म कर रहा है, कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइंड करके मीथेन फॉर्म कर रहा है। मैं हाइड्रोजन के मास को फिक्स कर दिया 2 ग्राम। 2 ग्राम मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइंड करके वाटर फॉर्म कर रहा है। तो ये देखो यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइंड किया हुआ है। इधर मीथेन फॉर्म कर रहा है कार्बन हाइड्रोजन, तो मीथेन में 1 कार्बन है तो 1 मोल कार्बन का मास 12 ग्राम, हाइड्रोजन का मास 4 है तो 4 ग्राम, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन 12 ग्राम कार्बन से कंबाइंड कर रहा है, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन 6 ग्राम कार्बन से कंबाइंड करेगा। तो ये सी और ओ मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन जो एलिमेंट है वो सेपरेटली 2 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, कार्बन का 6 ग्राम रिएक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन का 16 ग्राम रिएक्ट कर रहा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का मास जो हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास से कंबाइंड कर रहा है उस मास का रेशियो देखो यह है, मास ऑफ सी 6 ग्राम एंड मास ऑफ ओ 16 ग्राम। मीन्स थर्ड एलिमेंट सी जो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिया हूं उस हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास 2 ग्राम से कार्बन का जो मास और ऑक्सीजन का जो मास कंबाइंड कर रहा है उस मास का रेशियो है 3:8। मतलब जो कह रहा है द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी विच कंबाइंड सेपरेटली विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सी, वो तुम्हारा हुआ 3/8। अब आगे देखो, अब आगे मैं निकाल रहा हूं कि कार्बन ऑक्सीजन जब डायरेक्टली आपस में कंबाइंड करेगा तो क्या फॉर्म होगा। जो आपस में डायरेक्टली कंबाइंड फॉर्म करेगा तो CO2 फॉर्म हो रहा है। इस CO2 में कार्बन 1 है तो 12 ग्राम हुआ, ऑक्सीजन 2 है तो 32 ग्राम हुआ, क्योंकि 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम होता है।
2 ऑक्सीजन 32 ग्राम। तो हियर यू आर सेइंग मास ऑफ C एंड मास ऑफ O इज 12/32 मीन्स 3/8। मीन्स जब कार्बन ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन कर रहा है तब भी इसका मास रेशियो 3/8 ही है, और जब कार्बन ऑक्सीजन आपके हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास से सेपरेटली कंबाइन कर रहा है तब भी उसका मास रेशियो 3/8 ही है। दिस इज द स्टेटमेंट। देख लो, द रेशियो ऑफ द masses of two elements A and B which combined with separately fixed mass of element C, which combined separately with a fixed mass of third element C is either the same or some simple multiple of the ratio of the masses in which A and B combine directly with each other। Means ये दोनों एलिमेंट हाइड्रोजन के जिस फिक्स्ड मास से सेपरेटली कंबाइन किया हुआ है उस समय इनका जो मास रेशियो होगा वो वही होगा जब ये डायरेक्टली आपस में कंबाइन करेंगे, या तो वह होगा वरना उसका सम सिंपल मल्टीपल होगा। तो मैं इस मैथमेटिकल जो ऑपरेशन किया हूँ उससे मैं प्रूफ कर दिया हूँ कि कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास से सेपरेटली जब रिएक्ट करता है तो उस समय इन दोनों का जो मास रेशियो है, और जब कार्बन ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन कर रहा है और उस समय जो इनका मास रेशियो है वो दोनों सेम है। एंड दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन रिचर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंस तो नहीं रखता है बट एक अलग तरह का लॉ है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। एकेडमिक एग्जाम में नहीं, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट इसको आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसे कई बार दूसरे एग्जाम्स में इसके बारे में पूछता है।